Hello friends, welcome to Shri Ram Science. Today we are going to discuss how DNA identification works and why do we need DNA identification techniques. तो दोस्तों जब भी बहुत मेजर डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि अभी रिसेंटली अहमदाबाद में हुआ है जिसमें एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया था या 9/11 अटैक जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई थी। इन केसेस में जो विक्टिम्स की बॉडीज़ जो होते हैं उनके रिमेन्स जो होते हैं उन्हें जब विजुअली आइडेंटिफाई करना टफ हो जाता है क्योंकि बॉडीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है या बर्न हो चुकी है। इन केसेस में विक्टिम्स की बॉडीज़ को या उनके रिमेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए आइडेंटिफिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जनरली जब भी ऐसे मेजर डिजास्टर्स होते हैं अथॉरिटीज़ जो है वो फैमिली मेम्बर से या रिलेटिव से डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है ताकि विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके रिमेन्स को उनके फैमिली मेम्बर को हैंड ओवर किया जा सके ताकि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की अनुसार उनका फाइनल अंतिम संस्कार कर सके, उन्हें फाइनल गुड बाय कह सके और ये जो विक्टिम्स के जो रिलेटिव्स हैं उन्हें फाइनल क्लोजर के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। तो दोस्तों यहाँ पे डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। अब डीएनए क्यों और डीएनए होता क्या है? तो दोस्तों डीएनए जो है वो हमारे लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है और डीएनए को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोस्तों डीएनए यूनिक होता है। जी हाँ, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है सबका डीएनए यूनिक होता है, किसी का भी डीएनए मैच नहीं होता, सेम नहीं होता एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उनका डीएनए सिमिलर हो सकता है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है सबका डीएनए यूनिक होता है। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, 6 to 8 बिलियन सेल्स होते हैं और हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। इसके वजह से डीएनए की कॉपीज जो है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है जिसे इजीली कलेक्ट किया जा सकता है और मैच भी किया जा सकता है। तो दोस्तों डीएनए यूनिक होता है, इसे इजीली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है क्योंकि ये लार्ज नंबर में बिलियंस ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। उसके साथ ही दोस्तों ये हमारा बायो आइडेंटिफायर भी है। तो जैसे आधार जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम में जहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर यूज़ करते हैं, वहीं पर दोस्तों हम लोग डीएनए को भी एज अ बायो आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं एक पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ये तो हो गया अवेलेबिलिटी और यूनिकनेस। थर्ड पॉइंट जो आता है दोस्तों वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि डीएनए हम लोग किससे इनहेरिट करते हैं? तो डीएनए हम लोग पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंडफादर्स है, मैटरनल साइड जो है, पैटर्नल साइड, हमारे सिबलिंग्स जो है, इनके साथ हम लोग एक सर्टन परसेंटेज ऑफ डीएनए शेयर करते हैं। तो इनमें एक सर्टन परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी होती है जिसके वजह से पर्सन के जो रिलेटिव्स है, इमीडिएट पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों जब भी विक्टिम्स की बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है उस टाइम पे डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम लोग दोस्तों डीएनए का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये कि चैलेंजेस कौन से हैं इस डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है या पर्सन की डेथ हो जाती है, पर्सन की डेथ के बाद डीएनए डैमेज या उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, डीएनए डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इमीडिएटली आफ्टर डिज़ास्टर के हमने डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करना है। अब डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए सॉफ्ट टिश्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि स्किन है, मसल्स है, सलाइवा है, इनसे सॉफ्ट टिश्यूज़ को कलेक्ट करते हैं। और हार्ड टिश्यू यानी दोस्तों बोन्स है, टीथ है, इनसे भी डीएनए कलेक्ट किया जाता है। तो जो हार्ड सेल्स जो होते हैं, हार्ड टिश्यूज जो होते हैं, इनमें दोस्तों डीएनए प्रोटेक्शन के लिए एक सर्टन मैकेनिज्म होता है, तो ये इजीली कलेक्ट किया जा सकता है आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डिजास्टर। तो जनरली जब भी डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि प्लेन क्रैश, यहाँ पे विक्टिम्स के बॉडी से डीएनए कलेक्शन के लिए हफ्तों लग जाता है। जैसे 9/11 अटैक में दोस्तों उन्हें 10 महीने लगे थे अथॉरिटीज़ को डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए। उन केसेस में अगर सॉफ्ट टिश्यू को इमीडिएटली ना कलेक्ट किया जाए तो वो डैमेज होते हैं, डिग्रेड होते हैं, डिकम्पोज भी होते हैं, जिनके वजह से डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स को रन करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसीलिए दोस्तों जितने भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स जो है ये हार्ड टिश्यू से डीएनए सैंपल कलेक्ट करना प्रेफर करते हैं ताकि डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स को इजीली अप्लाई किया जा सके। तो दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू दोनों से डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है
पर प्रेफरेबल मॉड जो है वो है हार्ड टिश्यू। अब दोस्तों कलेक्शन के बाद जो चैलेंज आता है वो है स्टोरेज। तो अगर डीएनए ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसमें एनवायरनमेंट भी एक रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अगर हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उस टाइम पे डीएनए जो है वो बहुत फास्टर रेट से ब्रेकडाउन होते हैं, डैमेज और डिकम्पोज भी होते हैं। पर डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के बाद उन्हें हमें स्टोर करना होता है कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट में। कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट में इसलिए क्योंकि यहाँ पे डीएनए को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो जनरली जब भी सॉफ्ट टिश्यू से डीएनए कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें दोस्तों -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे फ्रोज करते हैं, या उन्हें 95% अल्कोहल में भी आप स्टोर कर सकते हो। और हार्ड टिश्यू जो है इन्हें भी प्रिजर्व करना होता है बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, ताकि उन्हें हम लोग डीएनए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स में यूज़ कर सके। तो दोस्तों इनका स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है, इनको इमीडिएटली या कम से कम टाइम इंटरवल के बाद कलेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि इस डीएनए आइडेंटिफिकेशन जो टेक्निक्स है इनकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सके। अब ये चैलेंजेस तो दोस्तों हमने देखे डीएनए स्टोरेज के कॉन्टेक्स्ट में। अब दोस्तों वैसे ही डीएनए सैंपल कलेक्शन के लिए जो रिलेटिव्स है उसमें सबसे प्रेफरेबल रिलेटिव्स कौन से होते हैं? तो दोस्तों डीएनए सैंपल कलेक्शन में पेरेंट्स, चिल्ड्रन और सिबलिंग, इनसे डीएनए कलेक्शन करना प्रेफरेबल होता है। उसके पीछे का रीज़न जो ये है कि जो चिल्ड्रंस जो है ये 50% डीएनए जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। यानी अगर फादर है तो फादर से 50% डीएनए चाइल्ड में होगा और मदर से 50% डीएनए चाइल्ड में होगा। यानी दोस्तों अगर हमें एक्यूरेट डीएनए मैचिंग करनी है तो उसके लिए सबसे प्रेफरेबल डीएनए सैंपल कलेक्शन जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए मैच का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है। और वो कितना? तो वो 50% होता है। अब दोस्तों अगर विक्टिम से या किसी पर्सन से डीएनए सैंपल कलेक्शन के लिए हम लोग उनकी डेली यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि हेयर ब्रश है, टूथब्रश है, रेज़र है, इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं डीएनए सैंपल कलेक्शन के लिए। तो डीएनए सैंपल कलेक्शन में प्रेफरेबल होता है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के ही डीएनए कलेक्ट किए जाए, क्योंकि वो 50% डीएनए सेम होते हैं। अब दोस्तों जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है तो बहुत सारी मेथड्स है, जिसमें विक्टिम और उनके पेरेंट्स के डीएनए को मैच किया जाएगा और जिनके साथ मैच होगा उससे पता चलेगा कि वो रिलेटिव्स है या नहीं। अब दोस्तों इसके लिए बहुत सारी मेथड यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर आज हम 3 मेन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली मेथड जो है वो है दोस्तों STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। अब ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जिसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर भी प्रेफर करते हैं। पर इस मेथड के लिए दोस्तों हमें न्यूक्लियर डीएनए की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर डीएनए जो सेल के न्यूक्लियस में सेव्ड होता है उस डीएनए की। अगर ये मेथड काम ना करे तो जो दूसरी मेथड है वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये जो डीएनए है ये हम लोग मदर साइड से इनहेरिट करते हैं। तो इस डीएनए को मैच करके हम मैटरनल इनहेरिटेंस पता कर सकते हैं। जो मदर से मैच होगा, ग्रैंड मदर से मैच होगा, आपके मामा से या मौसी से जो मैच होगा। अगर ये भी मेथड काम ना करे तो थर्ड मेथड है दोस्तों YSTR, जिसमें Y क्रोमोसोम को मैच किया जाता है। अब Y क्रोमोसोम तो ये ओनली जो मेल विक्टिम्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, और इस मेथड से जो पैटर्नली इनहेरिटेड डीएनए है उन्हें मैच किया जाएगा। तो इन 3 मेथड को यूज़ किया जाता है डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब दोस्तों एक एक करके इन मेथड्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली मेथड जो है, जो मोस्ट प्रेफरेबल मेथड जो है वो है STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। अब शॉर्ट टेंडम रिपीट्स तो दोस्तों जो डीएनए चेन होती है उसकी लेंथ 6 to 8 मीटर तक के भी हो सकती है। अब इस पूरे डीएनए चेन में दोस्तों कुछ शॉर्ट रिपीटेड सेक्शंस होते हैं। शॉर्ट रिपीटेड सेक्शन जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे AGT है, ये जो 4 न्यूक्लियर बेसेस है इनके 7 रिपीट्स है, इस पर्सन में 4 रिपीट्स है, यहाँ पे 12 रिपीट्स है। तो हर पर्सन में ये नंबर ऑफ रिपीट्स जो है ये वेरी होते हैं। उन केसेस में जो विक्टिम्स है, विक्टिम के डीएनए को एनालाइज करके 15 या उससे ज़्यादा, 50 या उससे ज़्यादा मोर रिपीट्स जो है, जो पार्ट ऑफ डीएनए है, उन्हें मैच किया जाएगा रिलेटिव्स के डीएनए के साथ। और अगर वो मैच होते हैं तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विक्टिम्स की आइडेंटिटी। और दोस्तों पेरेंट्स, इस पूरे मेथड में पेरेंट्स और चिल्ड्रन के डीएनए ही प्रेफरेबल है, क्योंकि उनका 50% डीएनए सेम होता है और ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट प्रेफरेबल मेथड भी है। पर इसकी एक रिक्वायरमेंट है,
रिक्वायरमेंट ये है कि क्वालिटी न्यूक्लियर डीएनए मिलना चाहिए। तो सेल डिग्रेड होने से पहले अगर सॉफ्ट टिश्यू की सेल्स को कलेक्ट किया जाए तो इस मेथड से हम लोग यूनिकली डीएनए आइडेंटिफिकेशन मेथड से जो विक्टिम्स है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों न्यूक्लियर डीएनए अगर डैमेज हो जाता है तो उस केस में सेकंड मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यहीं पे हमारी सेल मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हमारी सेल एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी के फॉर्म में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल का एक ऑर्गेनल है और इसकी नंबर ऑफ कॉपीज होती है, मतलब एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं और हर माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए होगा। तो दोस्तों एक इंडिविजुअल जो होता है वो 95% डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और 5% जो डीएनए है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्पेशलिटी ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग एक्सक्लूसिवली सिर्फ मदर साइड से इनहेरिट करते हैं, यानी हमारे मदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा उसकी एग्जैक्ट कॉपी हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होगी, हमारे भाई बहन सिबलिंग्स के डीएनए में होगी, हमारी ग्रैंड मदर मौसी या जो मैटरनल अंकल है मामा है इनके साथ मैच होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हम लोग मैटरनल साइड्स के जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को मैच करके विक्टिम्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये कब यूज़फुल होगा? जब दोस्तों न्यूक्लियर डीएनए डैमेज हो जाता है उस टाइम पर, और इससे हम लोग सिर्फ मैटरनल साइड से ही मैच कर सकते हैं। अब ये सेकंड मेथड। अब दोस्तों वैसे ही थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड है वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। अब वाई क्रोमोसोम एनालिसिस ही क्यों? तो जैसा कि आप जानते हैं कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर कोई भी मेल पर्सन है तो उसने वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्सक्लूसिवली उसके फादर से ही इनहेरिट किया होगा। तो इस मेथड का इस्तेमाल होता है दोस्तों पैटर्नल रिलेटिव्स के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ या आपके जो ब्रदर्स हैं उनके साथ ये मैच होगा। और ये जनरली कहाँ पर यूज़ होगा? तो जो मेल विक्टिम्स है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज़ होगा। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेल या फीमेल दोनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, पर वाई क्रोमोसोम एनालिसिस को एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाएगा ओनली मेल विक्टिम्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दोस्तों इन 3 मेथड से डीएनए को मैच करके विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसका अल्टीमेट एम जो होता है वो ये कि विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करके उनकी जो डैमेज बॉडी है या उनके जो रिमेन्स है उन्हें फैमिली को हैंड ओवर किया जा सके, ताकि वो अपने रीति रिवाजों के अनुसार उनको फाइनल विदाई दे सके, गुड बाय बोल सके। और इससे जो विक्टिम्स की जो फैमिलीज़ है इन्हें क्लोजर भी मिल जाता है और जो विक्टिम्स है उनकी डिग्निटी भी इंश्योर हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरे डीएनए आइडेंटिफिकेशन मेथड में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है वो ये कि एक्ट फास्ट। आपको एज अर्ली एज पॉसिबल जो डीएनए सैंपल्स है वो कलेक्ट करने होते हैं, उनको प्रिजर्व भी करना है और यहाँ पर जो भी मेथड सबसे बेस्ट होगी उसे यूज़ करना है कंसिडरिंग सर्कमस्टेंसेस। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग डीएनए आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप कि यू फाउंड दिस सेशन वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।